देखिए, पिछले क्लास में इलेक्ट्रोलाइसिस और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात कर रहे थे और मुझे लगता है कि मैंने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में सारी पॉसिबिलिटी समझा दिया था आपको कि अगर एक से ज़्यादा कटायन हो सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, या एक से ज़्यादा अनायन हो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो उस केस में हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हेल्प लेना पड़ता है यह डिसाइड करने के लिए कि प्रेफरेंस किस रिएक्शन को जाएगा। प्रेफरेंस कैसे डिसाइड करते हैं ये हम सिखा चुके हैं आपको, और इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में लगभग सारी बात आपको समझा चुके हैं। उसमें यह भी समझा चुके हैं कि अगर हमको किसी चांदी के अंगूठी पर सोने का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है तो उस केस में हम कौन सा इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम किसी दुकान पे जाके इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं तो उस दुकानदार को कितने पैसे देने होंगे, ये सब कैलकुलेट करने का मेथड हम आपको सिखाए थे। आज उसी पर क्वांटिटेटिव स्टडी करनी है हमको। टॉपिक का नाम है क्वांटिटेटिव स्टडी ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उसी टॉपिक को हम लोग आज पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वांटिटेटिव स्टडी। अब क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है ये सभी लोग समझते भी होंगे। क्वांटिटेटिव का मतलब हुआ कि हम एकदम एग्जैक्ट समझना चाहते हैं कि कितना करंट, कितना चार्ज पास कराएंगे तो कितने एलिमेंट्स का डिपोजिशन होगा, कितना गैस लिबरेट होगा। ये हम रिलेशनशिप अगर पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव स्टडी का मतलब हुआ कि केवल हम इतना डिसाइड करेंगे कि अगर हम कुछ चार्ज पास कराएंगे तो एनोड पर ये मिलेगा और कैथोड पर वो मिलेगा। इतनी सारी बात करनी है हमको, तो वो कहलाएगा क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव का मतलब हुआ कि उसके क्वांटिटी से रिलेटेड है कि उन दोनों के बीच के क्वांटिटी में क्या रिलेशनशिप होगा। तो जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया था यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो आपको याद होगा मैंने समझाया था कि एनोड का जो रॉड था वो धीरे धीरे दुबला हुआ और कैथोड के रॉड पे जाके डिपॉजिट हुआ। तो कैथोड का रॉड धीरे धीरे मोटा हो गया, वो थिकर हो गया। तो इस रिलेशनशिप को कि कितना एनोड पर से कॉपर निकलेगा और कितना कैथोड पर डिपॉजिट होगा, इस रिलेशनशिप को सपोज कीजिए कि हमने 5 एम्पियर का करंट 2 घंटे तक पास कराया सॉल्यूशन से। तो अब हम तो या तो वजन करके निकालें, नहीं तो एक थ्योरी है इसके हिसाब से निकालें, कैलकुलेशन करें कि वो 2 घंटे तक 5 एम्पियर का करंट पास करने से कितना कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पर। हम लोग इस बात के बारे में, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो खैर ये सब बातें तो हैं। तो कहना ये चाह रहे थे हम कि अब हम वही क्वांटिटेटिव स्टडी करना चाहते हैं। क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब हुआ क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब हुआ रिलेशनशिप बिटवीन the charge passed and the deposited amount of substance। यही कहलाता है क्वांटिटेटिव स्टडी।
जैसे समझा चुके हैं आपको कि अगर हम कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन लिया, इसमें कॉपर सल्फेट भर दिया है और कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, तो इस दोनों ही कॉपर का ही इलेक्ट्रोड लिए हैं, इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़े, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े, और ये जो इलेक्ट्रोड है वो है कॉपर का, और इसे जब करंट पास कराते हैं तो समझाया था आपको कि रिएक्शन होगा, रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पर रिएक्शन हुआ था कॉपर सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर कॉपर प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स दिया। यही कॉपर प्लस मूव करेगा और वो चला जाएगा कैथोड पर, रिएक्शन एट कैथोड पर जब रिएक्शन होगा तो यही जो कॉपर प्लस प्लस बना है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, इस पर कॉपर का एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगा, लेयर ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट दिस सरफेस। और हमको इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, यही स्टडी करना क्वांटिटेटिव स्टडी कहलाता है। तो क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल माइकल फराडे का नाम सभी लोग जानते हैं। माइकल फराडे एक साइंटिस्ट फिजिसिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने ट्रांसफार्मर वगैरह का कंसेप्ट दिया है। माइकल फराडे का साइंस में, फिजिक्स में खास करके बहुत इमेमोरेबल रहा है कंट्रीब्यूशन। ये बहुत सारे कंसेप्ट को हम लोगों के सामने रखे हैं और उसको पढ़ के हम लोग बहुत कुछ बड़ा रिसर्च हुआ है। माइकल फराडे ने स्टडीड सेवरल रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस को स्टडी किया उन्होंने, सेवरल रिएक्शंस, एंड फाउंड सम रिलेशनशिप। उन्होंने एक खास रिलेशनशिप देखा बिटवीन द चार्ज flowing and amount deposited। उन्होंने जब बहुत सारे रिएक्शंस को स्टडी किया तो उनको एक खास रिलेशनशिप मिला, चाहे कितना चार्ज फ्लो कराएंगे और कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, इसमें उनको एक खास रिलेशनशिप मिला और उसी रिलेशनशिप को उन्होंने लॉ के टर्म में दिया। ही एक्सप्रेस्ड that relationship in the terms of laws। उन्होंने लॉ के रूप में ये रिलेशनशिप को एक्सप्रेस किया और वे जो लॉ दिए गए उनको Faraday's law of electrolysis, known as Faraday's law of electrolysis, यही कहा जाता है। तो 2 लॉ दिए गए, Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, Faraday's सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। 2 लॉ दिए गए और दोनों लॉ अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम दोनों लॉ के बारे में बात करते हैं। पहला,
Faraday's first law of electrolysis। इस लॉ में उन्होंने कहा कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से आप कुछ चार्ज पास कराते हैं, चार्ज मतलब Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, आप जानते भी हैं। I हो गया, I क्या हो गया, करंट एम्पियर में, और T हो गया टाइम सेकेंड में, ये जानते हैं Q इज इक्वल टू IT। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से अगर आप Q अमाउंट ऑफ चार्ज पास कराते हैं तो कहता है कि द डिपोजिटेड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एट द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अगर W है डिपोजिटेड अमाउंट, तो डिपोजिटेड अमाउंट W विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q दैट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा चार्ज पास कराइएगा डिपोजिटेड अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा, ये कहना था उनके फर्स्ट लॉ में। तो ये बात हम लोग यहाँ लिख देते हैं। according to the first law कहता है the deposited amount of a substance at the particular electrode is directly proportional to the charge that flows through the electrolytic solution। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जितना चार्ज फ्लो करेगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये लॉ है। इसको समझना बड़ा आसान है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी अगर आप में हो तो बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं, और बड़ा मज़ेदार भी है। तो कहता है कि अगर इफ़ Q amount of charge is passed through an electrolyte and W is deposited amount of substance तो फैराडेज का पहला नियम कहता है कि दिस डिपोजिटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस चार्ज। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यही है फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। तो इस फर्स्ट लॉ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाते हैं कि असल में ये है क्या। अब इसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम अगर हटाना चाहेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, और तब जाके वो इक्वल टू हो जाएगा, ये बराबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहता है कि अगर आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा देंगे तो Z इंटू Q हो जाएगा, वेयर दिस Z इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यह एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हुआ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज
known as इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहा जाता है। अब यह इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या है, ये थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे इस लॉ के बारे में, तो वहाँ बड़ी क्लियर हो जाएगा सब कुछ, वो वहाँ हम लोग क्लियर करेंगे। हम लोगों के पास एक डेरिवेशन है, वी नो दैट ये जो Q होता है ये होता है I इंटू टी, सब लोग जानते हैं इसको। वेयर ये I जो है वो है करेंट, करेंट इन एम्पियर, और T जो है वो है टाइम इन सेकेंड। ये हमेशा ध्यान देना है, टाइम जो है वो सेकेंड में ही होगा, तभी जाके ये कूलम्ब में कन्वर्ट होगा। एम्पियर सेकेंड ये हो गया, ये तभी जाके कूलम्ब में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज अगर मिनट में है तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, ये सेकेंड में ही होना चाहिए। तो ये हुआ सेकेंड में, Q इज इक्वल टू आई टी। नाउ दिस W विल बी ZIT। अब IT तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, ये Z क्या है ये हम अब इस पर जब डिस्कशन करते हैं तब हमको समझ में आएगा कि ये Z है क्या। तो चलिए अभी तो केवल आपको ये समझाया कि ये फर्स्ट लॉ में कहता क्या है। अब ये फर्स्ट लॉ एक्चुअली है क्या, इसको हम लोग इस पर जब डिस्कशन करेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन ऑन फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। डिस्कशन ऑन फैराडेज फर्स्ट लॉ। माइकल फैराडे के फर्स्ट लॉ पर थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमको एक सिल्वर जो है वो दिया गया है। सपोज वी हैव सिल्वर नाइट्रेट, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। तो आप जानते होंगे कि सिल्वर नाइट्रेट जो है, ये सिल्वर नाइट्रेट में Ag प्लस है और प्लस NO3 माइनस है। Ag प्लस है और NO3 माइनस है। सिल्वर का एटॉमिक मास 108 ग्राम होता है, ग्राम एटॉमिक मास 108 ग्राम होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 108। और एक और बात यहाँ निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। आप समझ गए होंगे कि 108/1, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है यहाँ सिल्वर की, तो 108/1 का मतलब 108 हुआ। ये दोनों बातें आप ध्यान में रखिए, जो कि पहले से भी आपको ध्यान में होना चाहिए। यहाँ सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट 108 ग्राम होता है, ये है भी यहाँ। तो अब हमको ये समझना है कि अगर इफ़ करंट पासेज थ्रू इट, अगर इससे करंट पास होता है तो देखो सिल्वर प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर और कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर सॉलिड में। सिल्वर सॉलिड में कितना ग्राम, 108 ग्राम सिल्वर सॉलिड डिपॉजिट होगा। तो देखो यहाँ पर टोटल चार्ज, टोटल चार्ज
required to deposit 108 ग्राम सिल्वर, अगर 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट करना है तो कितना चार्ज चाहिए, हमको ये पता लगाना है। तो देखो तो कितना चार्ज चाहिए, जितना चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर है, इससे पहले कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज अगर हम देते हैं, उतना ही चार्ज अगर हम देते हैं तो 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। इसका यह मतलब हुआ। तो टोटल चार्ज रिक्वायर्ड कितना हुआ, टोटल चार्ज प्रेजेंट एट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना 6.02 इंटू 10⁻23, तो 1 मोल हुआ, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 96,487 कूलम आएगा, जिसको राउंड फिगर में 96,500 कूलम लिखते हैं हम लोग, और इसी को, इस चार्ज को हम कहते हैं 1 फैराडे। इस चार्ज का नाम हुआ 1 फैराडे। ये 96,500 कूलम चार्ज को हम फैराडे कहते हैं। फैराडे कांस्टेंट का यही वैल्यू होता है। अब समझना हमको ये है कि यहाँ पर 1 फैराडे टू डिपोजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, 108 ग्राम क्या है, विच इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर requires 1 फैराडे चार्ज। चलिए यहाँ पर ये मैंने लिखा और इसको इक्वेशन 1 कह दिया, बाद में हम इसका यूज करेंगे। सपोज करो अगेन वी हैव कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ध्यान देना, हम आपको धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए इधर ले जा रहे हैं। हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो आप समझ गए होंगे कि इस कॉपर सल्फेट में कॉपर प्लस प्लस है और SO4 माइनस माइनस है, यही है। तो यहाँ पर कॉपर का ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर सब लोग जानते हैं 63.5 ग्राम, और यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर तो 63.5/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉपर की वैलेंसी 2 है। इतना ग्राम इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो अब यहाँ पर अगर करंट पास कराया जाए, इफ चार्ज फ्लोज, तो अगर चार्ज इससे पास कराया जाएगा तो कॉपर प्लस प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा ये तो कॉपर सॉलिड में बदल जाएगा। तो देखो कितना चार्ज चाहिए, 2 फैराडे। मैंने पहले ही समझा दिया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है हम उसको 1 फैराडे कहते हैं। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 2 फैराडे हुआ। 2 फैराडे अगर हम इसको देते हैं चार्ज तो कितना डिपॉजिट हुआ, 63.5 ग्राम डिपॉजिट हुआ। ठीक है ना। तो 2 फैराडे डिपॉजिट्स 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 1 फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा, 63.5/2 ग्राम ऑफ कॉपर, विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। अब इस दोनों एग्जाम्पल से हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि 1 फैराडे चार्ज वह चार्ज है जो किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास को डिपॉजिट कराने के लिए सफिशिएंट होता है।
एक बार फिर से सुनिए कि एक फैराडे वह चार्ज है जो किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम कहेंगे कि फैराडे इज द चार्ज दैट डिपॉजिट्स द मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। हम ये डेफिनेशन देंगे और यही डेफिनेशन हुआ फैराडे का, मतलब एक फैराडे का यही डेफिनेशन हुआ, फैराडे कांस्टेंट का यही डेफिनेशन हुआ। और ये बात हम यहाँ लिख भी देंगे कि ये लिखेंगे नाउ वी कैन डिफाइन Faraday as total charge that is responsible for deposition of substance equal to the equivalent weight of that substance is known as फैराडे। उसको हम लोग फैराडे कहेंगे, ये फैराडे कहलाता है। तो अब एक बात हमेशा याद रखना है हमको कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से एक फैराडे चार्ज पास कराएंगे तो उसमें जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट हो जाएगा। ये एक जनरल कंसेप्ट हुआ और यही उसका बैकबोन है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमने उससे विड्रॉ किया। ये कि एक फैराडे चार्ज अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास कराएंगे तो उसमें प्रेजेंट जो स्पीशीज हैं उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास डिपॉजिट हो जाएगा। बस इस बात को गांठ बांध लेना है कि ऑन पासिंग, हम स्टार देकर ये लिख देता हूं, ऑन पासिंग 1 फैराडे चार्ज मतलब 96,500 कूलम इक्विवेलेंट वेट ऑफ a substance will be deposited इस स्टार लगे हुए सेंटेंस को हमेशा गांठ बांध के रखना है। ये बात हमेशा याद रखना है ताकि न्यूमेरिकल्स बनाने में ये बड़ा ही हेल्पफुल होगा। ये इस थ्योरी को समझने में, इस प्रिंसिपल, ये लॉ जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का, उसको समझने में बड़ा ही हेल्पफुल होता है। और ख़ास करके जब न्यूमेरिकल बनाने चलिएगा तो बड़ा ही हेल्पफुल होगा ये न्यूमेरिकल बनाने में। इतना बात हमको याद रखना है। अब चलिए, अब हमने कहा, आपको वादा किया था कि मैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के बारे में समझाऊंगा आपको, तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाकर और तब हम उसको कोरिलेट करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ, करंट ऑफ 5 एम्पियर passage through copper sulfate solution for 12 minutes, 12 मिनट तक पास कराते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से 5 एम्पियर का करंट 12 मिनट तक पास कराते हैं। तो सवाल पूछता है कि कैलकुलेट
डिपोजिटेड अमाउंट ऑफ कॉपर, कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो सपोज कीजिए W इज इक्वल टू, W क्या है, डिपॉजिटेड अमाउंट, आप तो फार्मूला जानते हैं ना, ZIT, यही फार्मूला होता है। लेकिन हमको पता ही नहीं है कि यह Z क्या है, तो इसको हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। इन कॉपर सल्फेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना, 63.5/2। आप समझ गए होंगे हम करना क्या चाह रहे हैं। इतना ग्राम डिपॉजिट कराने के लिए कितना चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, 96,500 कूलम्ब, जो कि 1 फैराडे के बराबर होता है। 96,500 कूलम्ब चार्ज अगर पास कराते हैं तो 63.5/2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, जो अभी अभी डिस्कशन करके बताया आपको। तो here we have I का वैल्यू कितना दिया है, 5 एम्पियर, और T कितना है, 12 मिनट, 12 मिनट गुने 60 तो सेकेंड हो जाएगा, 720 सेकेंड। तो Q निकाल सकते हो, Q इज इक्वल टू IT होता है। तो I हो गया 5 × 720 कूलम्ब, इतना Q हमारे पास हुआ। तो देखिए अब हमको यहाँ बनाते हैं इसको कि सिंस $96,500 कूलम्ब डिपॉजिट्स, ये सभी लोग जान गए हैं, 63.5/2 ग्राम कॉपर, ये सब लोग जान गए हैं। तो देयरफॉर 1 कूलम्ब विल डिपॉजिट्स 63.5 इंटू कुछ नहीं बाई 2 इंटू 96,500, इतना ग्राम कॉपर डिपॉजिट करेगा। और हमारे पास है कितना, 5 × 720, 5 × 720 कूलम्ब। तो 63.5 × 5 × 720 बाई 2 × 96,500, इतना ग्राम डिपॉजिट होगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर जो आएगा वही आंसर होगा, उतना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। अगर 5 एम्पियर का करंट 12 मिनट तक पास कराया जाए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, तो इतना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। हम ये कैलकुलेट नहीं किए क्योंकि हमारा इसमें एक अपना एम है कि हम आपको समझाना चाहते हैं। तो डिपॉजिटेड अमाउंट, ध्यान देना, डिपॉजिटेड अमाउंट जिसको हम हमेशा W से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 63.5/2 इंटू 96,500 इंटू 5 × 720। और हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या है, W इज इक्वल टू Z × I × T। तो देखो तो ZIT मतलब IT तो यही हुआ, तो Z के जगह पर ये है। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस जिसको हम पहले Z से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो किसके बराबर है, 63.5/2 इंटू 96,500 बराबर, इसको हम
इक्विवेलेंट वेट बाई फैराडे लिख सकते हैं क्या? इक्विवेलेंट वेट बाई फैराडे, इसका मतलब कि ये जो जेड है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो इक्विवेलेंट वेट बाई फैराडे है। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर इक्विवेलेंट वेट हमको पता हो तो उसमें फैराडे से डिवाइड करके जेड का वैल्यू निकल गया, आईटी बड़े आसानी से निकाल देना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, उतना ग्राम वो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। और यही है इस पर डिस्कशन का नतीजा। मैंने जो डिस्कशन करके आपको समझाया, समझने वाली चीज़ थी ये फर्स्ट लॉ जो है वो बड़ा ही कंसेप्चुअल है, बड़ा ही मज़ेदार है अगर समझ में आ गया हो तो इसमें हम लोग जो टोटल अमाउंट, अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम किसी दुकान में जाते हैं और कहते हैं कि मेरी चांदी के अंगूठी पर सोने का एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, तो वो कितना पैसा लेगा ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते। वहाँ बैठे रहेंगे, देखें कि कितना एम्पियर का करंट वो पास करा रहा है, कितना देर तक पास कराया, और उससे कॉपी पर ही कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना ग्राम गोल्ड डिपॉजिट हुआ होगा, उतने ग्राम गोल्ड का पैसा हमको दुकान वाले को दे देना है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं माइकल फैराडे के फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल करते हुए। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इस पर सवाल खूब पूछे जाते हैं। तो ये हुआ माइकल फैराडे का फर्स्ट लॉ, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा कि फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या कहता है और उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसमें डिस्कशन में आपको समझ में आ गया होगा। और इससे बहुत बड़ा कंसेप्ट समझ में आया कि दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से अगर हम एक फैराडे चार्ज पास कराएंगे, तो उसमें जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास डिपॉजिट हो जाएगा। ये कंसेप्ट हम लोगों को मिला और ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसका इस्तेमाल हमेशा करेंगे हम लोग। खैर, तो ये हुआ माइकल फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब लगे हम लोग इसी के साथ साथ सेकेंड लॉ भी पढ़ लेते हैं, माइकल फैराडे का सेकेंड लॉ। आज माइकल इलेक्ट्रोलाइसिस को समाप्त ही करते हैं। सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी फर्स्ट लॉ पर ही बेस्ड है, फर्स्ट लॉ का ही एक एक्सटेंशन है। ये कोई नई बात इसमें नहीं करेंगे, लेकिन बात करने का तरीका नया होगा, नए तरीके से बात करेंगे। बात वही है लेकिन बात करने का तरीका अलग होगा। पहले इसका स्टेटमेंट मैं समझा देता हूँ। इफ more than one electrolytic solutions are connected in the series, अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, जोड़े गए हैं, देन the deposited amount of substance will be directly proportional to their equivalent weight।
यही स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ का। सेकेंड लॉ को एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। कहता है कि अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो वो किसी न किसी वेसल में होगा और उसमें 2 इलेक्ट्रोलाइट भी डाले हुए होंगे। अगर उनको सीरीज में जोड़ा गया है तो सब में करंट पास कराएं, स्टेडी करंट पास कराएंगे, तो जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा सब्सटेंस, उसका अमाउंट उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही कहता है ये लॉ। इसको जरा एग्जाम्पल से समझना होगा। सपोज 2 इलेक्ट्रोलाइट्स, एक है कॉपर सल्फेट एंड ZnSO4 are connected in the series and a steady current passes through it, उससे एक करंट पास हो रहा है। तो देखिए कहता है कि एक कंटेनर में यही एग्जाम्पल लेने का 2 एम है मेरा, मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड डाल दिया है। इसमें भी ये कॉपर सल्फेट है तो कॉपर का इलेक्ट्रोड डालिए। ये है कॉपर सल्फेट तो ये कॉपर का इलेक्ट्रोड दोनों डाला है। ये है जिंक सल्फेट ZnSO4 तो इसमें जिंक का रॉड डाला, इसमें जिंक का रॉड डाला, ये जिंक का रॉड। याद होगा आपको जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा रहे थे आपको, तो ऐसे ही कुछ कहानी थी और हम लोग इसको जोड़ देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे ही जोड़िएगा तो करंट का फ्लो कॉपर से जिंक की तरफ होने लगेगा, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। ये भी एक सेल हो गया। इस सेल का पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट, याद होगा आपको। इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है 1.1 वोल्ट। अब हम अगर इसमें करंट 1.1 वोल्ट से ज़्यादा देंगे, 12 वोल्ट करंट देंगे, तो निश्चित रूप से करंट रिवर्स होगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। अब यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये नहीं रहा, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। तो वही बात है, उसमें डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप कहिएगा सर यही एक एपरेटस, यही व्यवस्था, यही अरेंजमेंट आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी पढ़ाए थे और यहाँ भी वही बात कर रहे हैं। तो यहाँ बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हम जो एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, बाहर से करंट दे रहे हैं उसको, वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से रिवर्स करंट पास, उल्टा डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा और तब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं सीरीज में जोड़ना। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को जोड़ दिया और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, और जब करंट पास करते हैं इसको हम A कहते हैं बीकर और इसको बीकर B कहते हैं। तो इसमें कहता है कि ऑन पासिंग करंट copper solid is deposited at copper electrode in container A and Zn is deposited in container
डिपॉजिटेड इन कंटेनर बी, वह कंटेनर बी में डिपॉजिट होगा। बी में जिंक का डिपोजिशन होगा और ए में कॉपर का डिपोजिशन होगा। ठीक बात है। तो यहां पर लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू Faraday's second law of electrolysis, deposited amount of copper by deposited amount of zinc, ये बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। यही फॉर्मूला है, यही है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कि अगर इसमें 3 ठो रहता तो भी कोई बात नहीं थी, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी अगर जुड़े होते तभी कोई बात नहीं थी, हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इन दोनों का एक साथ निकालते, फिर इनका एक साथ निकालते और तब हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। और इसमें इससे रिलेटेड एक सवाल भी है एक्सरसाइज में एक सवाल भी एनसीईआरटी में 15वां सवाल है ये, कि उसमें 3 सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक सल्फेट है और तीनों को जोड़ दिया है, तीनों से कुछ करंट पास करा रहा है, तो पूछ रहा है कि सबका अमाउंट कितना डिपॉजिट होगा ये निकालिए। तो बड़ा आसान है, वो निकाल सकते हैं हम लोग, वो बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसको समझ लीजिए, ये सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ भी पहला लॉ पे ही आधारित है। आप समझ रहे होंगे कि अगर हम कहेंगे डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ कॉपर तो ZIT होगा और डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ जिंक तो उसमें भी ZIT होगा। तो ZIT में तो IT कट गया, Z/Z हुआ, तो इसका Z अलग होगा, इसका Z अलग होगा, तो इसका Z में 96500 इसमें भी कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, बच जाएगा केवल इक्विवेलेंट वेट। तो सेकेंड लॉ जो है वो केवल फर्स्ट लॉ का ही एक एक्सटेंशन है, ये उसी का एडवांस फॉर्म है, इसमें कोई नई बात नहीं है। केवल सुविधा हो हमको न्यूमेरिकल बनाने में, इसके लिए सेकेंड लॉ दिया गया, हम डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल बनाने में। तो कहता है, जैसे आपके एक्सरसाइज में एक सवाल है, जरा उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 16 है। कहता है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ABC है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। एक बार मैं सवाल पढ़ देता हूं कि 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ABC containing solution zinc sulfate, AgNO3 and copper sulfate respectively are connected in the series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? यही सवाल है। तो देखिए 3 सेल है हमारे पास, 3 वेसल्स हैं, सेकेंड लॉ का इस्तेमाल करेंगे यहाँ, और ये तीनों वेसल में कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, तीनों वेसल में कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ये वेसल A है, ये वेसल B है और ये वेसल C है। कहता है कि इसमें भरा है जिंक सल्फेट, इसमें ZnSO4 भर दिया है, इसमें AgNO3 भर दिया है और इसमें कॉपर सल्फेट भर दिया, CuSO4 भर दिया। तो निश्चित रूप से इसमें हम सेकेंड लॉ का ही यूज़ करेंगे। सेकेंड लॉ को समझने के लिए ही ये न्यूमेरिकल मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें भर दिया गया है जो लिखा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड डालना, रॉड डालना पड़ेगा, जिंक का रॉड डाला, 2 ठो रॉड डालना पड़ेगा, दूसरा रॉड भी डाला, इसमें सिल्वर का रॉड डालेंगे,
सिल्वर का रॉड डाला, इसमें एक और सिल्वर का रॉड डाला, उसके बाद कॉपर का रॉड इसमें डाल देते हैं, यहाँ एक और कॉपर का रॉड डाला। ठीक, अब सीरीज में जोड़ने का मतलब हुआ कि इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। बस यही सीरीज में जोड़ने का मीनिंग हुआ। अब कहता है कि इससे करंट जो पास करा रहे हैं I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। तो कोई बात नहीं, इतना पास कराने दीजिए। लेकिन सिल्वर नाइट्रेट में डिपॉजिट हुआ है 1.45 ग्राम, ये W है, यहाँ डिपॉजिट हुआ सिल्वर का, WAG लिख देता हूँ, डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ सिल्वर। तो हम यहाँ कर सकते हैं ना, इसका हमको WZN पता करना है कितना होगा, इसका भी WCU पता करना है कितना होगा, ये हमको मालूम करना है। आप समझ रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ZN कितना होगा, 65/2। इसका मोलर मास 65, वैलेंसी तो 65/2। यहाँ इसका इक्विवेलेंट वेट सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर का 108 ग्राम, यहाँ इक्विवेलेंट वेट 63.5/2, ये हुआ इक्विवेलेंट वेट। तो सेकेंड लॉ में, फ्रॉम सेकेंड लॉ में कहता है, बीकर और A और B की बात करते हैं, W ऑफ ZN बाई W ऑफ AG बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ ZN बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ AG, यही तो होगा। तो W ऑफ ZN हमको पता नहीं है तो रहने देते हैं W ऑफ ZN, और ये तो हमको पता है 1.45 ग्राम इज इक्वल टू जिंक का इक्विवेलेंट वेट 65/2 और इसका इक्विवेलेंट वेट 108/1। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा ये। WZN इज इक्वल टू हो गया 65 इंटू 1.45/2 इंटू 108। अब इसी को सॉल्व करेंगे, उतना ग्राम जिंक डिपॉजिट होगा। ठीक वैसे ही अगर हम B और C में कंसीडर करें, फ्रॉम कंटेनर B and C, तो डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ सिल्वर बाई डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 108/1। ठीक है, 108 बाई कितना हो गया रे, 63.5/2। तो ये तो हमको पता है 1.45 बाई डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 108 इंटू 2 बाई 63.5। देयरफॉर W ऑफ CU इज इक्वल टू 1.45 इंटू 63.5 बाई 108 इंटू 2। ये देखो तो कॉपर का डिपॉजिटेड अमाउंट निकल गया बड़े आसानी से, बस एक ही स्टेप में निकल गया। सेकेंड लॉ का इस्तेमाल किया इसलिए, अगर हम फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल करते तो थोड़ा सा लंबा हो जाता, ये यही होता, लेकिन हमने सेकेंड लॉ का इस्तेमाल किया और तुरंत बन गया ये। वैसे ही अब कहता है कि टाइम कितना लगा है, तो टाइम लगने के लिए तो बड़ा आसान है। आप समझ रहे हैं कि अगर इससे हम पास कराते हैं कैलकुलेशन ऑफ टाइम, कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए देखो कि 108 ग्राम ऑफ AG रिक्वायर्स हाउ मच कूलम, 96500 कूलम। तो 1 ग्राम सिल्वर को कितना चाहिए, 96500 बाई 108 कूलम,
और हमारे पास है 1.45 ग्राम, तो 96500 इंटू 1.45 बाई 108, इतना सेकेंड लगेगा हमको, सॉरी इतना कूलम्ब लगेगा। और हम जानते हैं कि कूलम्ब मतलब Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, तो कूलम्ब तो हो गया 96500 इंटू 1.45 बाई 108 इज इक्वल टू I का वैल्यू हमको पता है 1.5 इंटू टी, तो टी निकालोगे तो टी बराबर हो गया 96,500 गुने 1.45 बाई 108 इंटू 1.5 सेकेंड, यही आंसर होगा, इतना सेकेंड लगेगा। तो सेकेंड लॉ का इस्तेमाल किया और इस तरह से बना दिया। अगर सेकेंड लॉ को समझ जाते हैं आप तो बहुत सारा कैलकुलेशन बड़े आराम से हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और उसका मेजरमेंट, कोलरास लॉ वगैरह पढ़ेंगे। ये थर्ड टॉपिक होगा। इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में फिर बात होगी।